नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर देवरिया में हुई दुखद घटना में घायल बच्चों का हालचाल लिया है। साथ ही बच्चे के बेहतर उपचार के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और देवरिया में हुई दुखद घटना में घायल बच्चों का हालचाल लिया है। साथ ही बच्चे के बेहतर उपचार के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर थे, जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, साथ ही घायल बच्चों से उनका हालचाल जाना और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भाषण दे रहे थे। इस दौरान देवरिया में 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मंत्री के घर में हत्या होती है और हत्या मंत्री के बेटे की बंदूक से की जाती है। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और वह मंत्री का बेटा आज भी खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में रोजाना लगभग 153 महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। अजय राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफे की भी मांग की है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भाषण दे रहे थे। इस दौरान देवरिया में 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मंत्री के घर में हत्या होती है और हत्या मंत्री के बेटे की बंदूक से की जाती है। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और वह मंत्री का बेटा आज भी खुला घूम रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में रोजाना लगभग 153 महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। अजय राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोपेगेंडा फैलाने वाली भाजपा सरकार केवल महिला सुरक्षा फंड पर 79% पैसा महिलाओं के हित में न खर्च कर सिर्फ झूठे प्रचार पर बर्बाद कर रही है। अगस्त में जनपद अम्बेडकर नगर की 14 से उसके बेटी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अपराधियों और योगी सरकार ये चरमोत्कर्ष है। अभी आपने देखा जो ये धर्म की बात बोल रहे हैं लगातार, भाई जिन्होंने कल वो बोला गोरखपुर में कि सनातन धर्म के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के जो पुजारी हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, अनंतपुर क्षेत्र में मंदिर के पुजारी महेंद्र नाथ तिवारी 50 वर्ष की हाथ पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस कर मार दिया गया। जो सनातन धर्म की पूजा कर रहे हैं बेचारे, हम जो पॉइंट की बात है पॉइंट की शिया कॉलेज लखनऊ के अध्यापक मिर्जा मोहम्मद अबू तैयब पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। एक मौलाना के रिश्तेदार की तहरीर पर चौक पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। खबर लखनऊ से है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय सिविल अस्पताल का मामले में बिजली कटौती से परेशान मरीजों ने जमकर हंगामा किया है। बता दें कि मरीजों की भारी भीड़ के बीच अस्पताल की लाइट बीच बीच में कट रही है, जिससे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, पर्चा और दवा डिपार्टमेंट और अन्य जांचों में हुई असुविधा के कारण मरीजों ने जमकर हंगामा किया।
तो आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय सिविल अस्पताल का ये मामला, जहां पर बिजली कटौती से परेशान मरीजों ने जमकर हंगामा किया है। बता दें कि मरीजों की भारी भीड़ के बीच अस्पताल की लाइट बीच बीच में कट रही है, जिससे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, पर्चा और दवा डिपार्टमेंट और अन्य जांचों में हुई असुविधा के कारण मरीजों ने जमकर हंगामा किया है। तो सिविल अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। दवा काउंटर पर मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। अधिकतर मरीज तेज बुखार से परेशान है और ऐसे में बीच बीच में बिजली की कटौती हो रही है, बिजली काटी जा रही है। और साथ ही बता दें कि मरीजों की तरफ से अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। तो कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लापता युवती का सुराग नहीं मिला है। 3 दिनों से लापता है युवती। घर से जॉब की बात कहकर निकली थी। मां ने नौबस्ता थाने में शिकायत कराई है। मां को सता रहा है अनहोनी होने का डर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लापता युवती का कोई सुराग नहीं मिला है। 3 दिनों से युवती लापता है और घर पर यह कहकर गई थी कि वो किसी जॉब के लिए जा रही है। हालांकि मां को अब डर सताने लगा है और साथ ही मां ने नौबस्ता थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी 3 दिनों से लापता है। तो कानपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक युवती 3 दिनों से लापता है, जिसका कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। मां को अब डर सताने लगा है कि उनकी बेटी आखिरकार 3 दिनों से लापता है और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है लड़की का, उनकी बेटी का। इसके बाद मां ने नौबस्ता थाने में शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि 3 दिनों से लापता है युवती और घर से जॉब की बात कहकर निकली थी। मां ने नौबस्ता थाने में शिकायत दी है। मां को अब अनहोनी होने का डर सता रहा है, जिसके बाद मां ने नौबस्ता थाने में शिकायत दी है। तो कानपुर से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लापता युवती का कोई सुराग नहीं मिला है। तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 3 दिनों से लापता है ये युवती। घर से जॉब की बात कहकर निकली थी। हालांकि मां ने नौबस्ता थाने में अब शिकायत दी है, क्योंकि मां को कहीं ना कहीं डर सता रहा है। शनिवार को आज तीसरा दिन है। बेटी फिर इसके बाद आपने पुलिस को जी नौबस्ता थाने में पूरी कंप्लेंट दी, पूरी तहकीकात उसकी पूरी हमने रिपोर्ट दी है। कौन से कपड़े पहने हैं, नकाब ओढ़े हुए हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए, सैंडल पहने हुए हैं। शनिवार को सुबह 11:30 बजे घर से निकली ये कहकर के मैं रामा देवी जा रही हूँ कॉलिंग सेंटर में जॉब के लिए। हमने पूछा ठीक है जाओ, और तुम कै बजे वापस आओगी? बोली मम्मी हम 1 बजे वापस आ जाएंगे। 1 बजे तक मेरी बेटी नहीं आई है। क्या नाम है, क्या मामला हुआ है? अमरोहा में गरीब के आशियाने में आग में सारा सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि बीती रात गरीब की झोपड़ी में आग लगने से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि पीड़ित ने अज्ञात पर आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं जानकारी के अनुसार गंगा स्नान के बाद बेटा और बेटी की शादी थी, जिसमें जेवर, पैसे सहित अन्य सामान को मिलाकर 2 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। नुकसान के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मालूम हो कि ये थाना मंडी धनोरा के आजमपुर गांव का पूरा मामला है। ये आग किसी ने लगाई है सर जी। इसमें करीबन 80-90 हज़ार रुपए की चीज थी, वो जल गई। 10 हज़ार रुपये नकद था, वो जल गए। सामान धंधा सारा जल गया। 3 मोबाइल जल गए। कपड़ा लत्ता, जूती, चप्पल, कोई धंधा कुछ नहीं बचा। तो कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान आया है सामने। आपको बता दें रमेश बिदूड़ी के बयान को उन्होंने अफसोसजनक बताया है। उनका कहना है कि हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास संसद में एक्शन लेने लायक ताकत ही नहीं है। इंडिया गठबंधन पर भी सलमान खुर्शीद बोले हैं बीजेपी को एकजुट होकर जवाब देंगे। तो गुरसहायगंज स्थित दरोगा साहब की मजार पहुंचे, चादर चढ़ाकर देश में अमन की दुआ की मांग की है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। रमेश बिदूड़ी के बयान को अफसोसजनक बताया है। हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास संसद में एक्शन लेने लायक ताकत ही नहीं है। इंडिया गठबंधन पर भी सलमान खुर्शीद बोले हैं कि बीजेपी को एकजुट होकर जवाब देंगे। साथ ही बता दें कि गुरसहायगंज स्थित दरोगा साहब की मजार पर पहुंचे हैं सलमान खुर्शीद और चादर चढ़ाकर देश में अमन की दुआ मांगी है।
तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर रमेश भदौड़ी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बयान अफसोसजनक है और हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संसद में एक्शन लेने लायक ताकत ही नहीं है। इंडिया गठबंधन पर भी सलमान खुर्शीद ने कहा कि बीजेपी को एकजुट होकर जवाब देंगे। बातचीत करने के लिए एक खास कमेटी बनाई गई है। वो आपस में राब्ता बनाए हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हो रही है। इतना ही मैं कह सकता हूं कि मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि हम लोगों की बात इतनी अच्छी होगी जैसी बात हो रही है। और जाहिर है वो सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जो अलग अलग मुल्क में जो भी सूबे हैं उन सभी के ताल्लुक से और सब जगहों से जो हमारे लीडर्स हैं, मुल्क के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने आपस में एक आम राय बनाई है। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना इलाके के बीलना पुल पर इंटर के छात्र मोहम्मद अली की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप मोबाइल दुकानदार पर लगा है। बता दें कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी के बीच दुकानदार ने धारदार हथियार से मोहम्मद अली के पेट पर वार कर दिया और फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को CHC अमरोहा में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। ये लड़का वो नहर पे जो नहीं एक मोबाइल की शॉप है तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे ये जो है नहीं इसके चाकू मार दिया बच्चे को। किसने मारा चाकू? एक तो मेंबर ताहिर का लड़का था जिसकी डेथ हो गई है जी, और एक लड़का साथ में उसके बैठा हुआ था वहाँ पे जी। जब उनने अटैक किया है इसके पास। कल रात्रि में उक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी और मौके पर पुलिस ने अपनी टीमें रवाना की और अभियोग पंजीकृत भी किया गया। संबंधित धाराओं में 2 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तार करने के लिए टीमें अभी लगी हुई हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ भी लिया जाएगा, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही, सीधे रुक कर बड़ी खबर की ओर। मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी है। आग की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हुई है। मृतक का एक बेटा गंभीर रूप से घायल है। कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। बेटी का दहेज जलने से बचाने में जान चली गई। लाहौरी टोला मोहल्ले का ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी है। आग की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। मृतक का एक बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। बेटी का दहेज जलने से बचाने में पिता पुत्र की जान चली गई। लाहौरी टोला मोहल्ले का पूरा मामला, जहां पर मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आग की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक का एक बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है। बेटी का दहेज जलने से बचाने में जान चली गई। लाहौरी टोला मोहल्ले का पूरा मामला, जहां पर मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी। तो आग की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। मृतक का एक बेटा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें कि बेटी का दहेज जलने से बचाने में जान चली गई। तो दहेज का सामान बचाते वक्त पिता पुत्र की जान चली गई। किसकी यहाँ फैक्ट्री थी, क्या थी, क्या बनता था? पेंडल का काम होता था, काम होता था। कितने बजे घटना है करीब ये? 12 बजे। काम कर रहे थे क्या आप लोग? नहीं, सो रहे थे। सोते समय अचानक से? हाँ। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए
जिस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था, उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। उन परिणामों को देख करके ही प्रतिवर्ष 3 बार प्रदेश सरकार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करती है। अक्टूबर से जनवरी तक चलने वाला यह विशेष अभियान पहले 15 दिन का कार्यक्रम जन जागरण के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से हर विभाग कन्वर्जन के माध्यम से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। तो अगले 15 दिन यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय एएनएम, आशा कार्यकर्त्री इनके द्वारा घर घर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से उन सभी घरों में जहां कोई बुखार हो, कोई खांसी हो रही हो, कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत है, उन लोगों के घर में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना और फिर उनके उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक विशेष कार्यक्रम जन जागरण का इस दौरान भी चलेगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक पूर्वी अंचल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित था। 2017 के पहले स्थिति थी। ये जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज आप यहां पर देख रहे हैं, इस सीजन में 17 के पहले 500-600 पेशेंट यहां पर हर समय हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 बच्चे समय काल कलवित होते थे। इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। तो मध्य यूपी में हम जाते थे, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप वहां देखने को मिलता था। हम बुंदेलखंड की तरफ जाते थे तो वहां पे चिकनगुनिया परेशान करता था। तो फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक डेंगू का डंक प्रत्येक नागरिक को परेशान करता था। वाराणसी से लेकर के कुशीनगर के इस क्षेत्र में बिहार से सटे हुए इन जनपदों में कालाजार भी देखने को मिलता था। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ये विषाणु जनित बीमारियां वहां पर आम जनजीवन को प्रभावित करने के साथ साथ व्यवस्था को चुनौती देती थी। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय हुआ, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास विभाग, ग्राम्य और विकास और पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा के विभागों को जोड़ करके दिव्यांगजन कल्याण विभाग आदि सभी विभागों को जोड़ करके जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सबसे कहा गया नगर विकास स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायती राज को करना है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में नगर विकास को करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग को इस कार्य को करना है। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो परिणाम आप सबके सामने है। परिणाम आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी।
जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपो हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ CSR से स्थापित हुए हैं। मैन पावर की आपूर्ति वहां की गई है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए हैं। सर्विलांस को दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के ANM और आशा वर्कर जाकर के उस हर व्यक्ति को जो किसी बुखार से पीड़ित है या लापरवाही करते थे, उन सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। एक तरफ यह अभियान और दूसरी तरफ अगर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मामले देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी स्वच्छता के लिए बहुत कुछ करना है। स्वच्छता के इस कार्यक्रम के लिए शुद्ध पेयजल हो, हर घर नल की योजना लागू की जा रही है। देश की सबसे बड़ी योजना है हर घर नल योजना। सभी घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। तो स्वच्छता के लिए भी विभिन्न विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दी थी, यानी स्वच्छता के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि दूसरी नहीं हो सकती कि जो उनका प्रिय विषय है, क्योंकि वो जानते थे गंदगी होगी तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की कार्य करने की सामर्थ्य और शक्ति कमजोर होगी। अगर हमें भारत को बांदा से खबर है, जहां 11 साल की मासूम बच्ची के साथ 80 साल के बुजुर्ग ने घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार मासूम बच्ची दूध लेने बुजुर्ग के घर गई थी, तभी मौका देखकर बुजुर्ग ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। जब मासूम बच्ची चिल्लाई तो पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। ये देख मौके से बुजुर्ग फरार हो गया है। मासूम के परिजनों ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने 376 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बालिका के साथ गांव के ही एक 80 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा बलात्कार किए जाने की तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके नाबालिग लड़की को डॉक्टरी परीक्षण हेतु भेजा गया है। विवेचनापुरांत अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही साक्ष्य के आधार पर की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।